हेलो एंड वेलकम टू लतीफ़ सरस कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ आसिफ रफ़ीक विद अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। गाइस, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को डिस्कस किया था और वीडियो के आखिर में मैंने आपको बोला था लॉर्ड इरविन, जो कि उस टाइम के विसरॉय थे, ही सजेस्टेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर द डिस्कशन ऑफ साइमन रिपोर्ट इन 1930। 1930 में साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया, अपना रिपोर्ट सबमिट किया और इस साइमन रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए लॉर्ड इरविन सजेस्टेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, जिसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट करेंगे और ब्रिटिश जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज या ब्रिटिश मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। और इस डिस्कशन का एम ये था सो एज टू ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया, जो भी रिक्वायरमेंट होगी एट दैट टाइम। तो इन्हीं टोटल लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं 1930 से लेके 1932 तक, और इन तमाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और भी जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के ड्यूरेशन में होती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो के ओर। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो विद द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, चाहे वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें या थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें, all were conducted as per 1930 रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन। जब साइमन कमीशन ने 1930 में अपना रिपोर्ट दिया, उसी रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ये सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को कंडक्ट किया गया और एम इतना था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस इंडिया में लाया जाए। और जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैं ये ऑफिशियली इनाग्रेट किया गया ऑन नवंबर 12, 1930 एट हाउस ऑफ लॉर्ड्स एट लंदन बाय द ब्रिटिश किंग जॉर्ज वी। तो ये आपको याद रखना है, एक तो एग्जैक्ट डेट नवंबर 12, 1913 में और 1930 में, और कहाँ पर, लंदन में ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनाग्रेट की गई। और उस टाइम जो ब्रिटिश किंग थे वो थे जॉर्ज V जिसको हम कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो ये कॉन्फ्रेंस हुई, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। मैं आपको अभी बोलूँगा इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे। इसकी जो इसके जो चेयरमैन रहे हैं वहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया है उस टाइम के ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड, ये भी आपको याद रखना है। और जो पार्टिसिपेंट्स इस कॉन्फ्रेंस के थे, इसमें टोटल 16 डेलीगेट्स थे फ्रॉम 3 ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज। गाइज, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटिश के तरफ से कितने डेलीगेट्स फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे, तो आपको आंसर देना है 16 डेलीगेट्स। कितने पॉलिटिकल पार्टीज में से? 3 पॉलिटिकल पार्टीज में से, 3 ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज से 16 डेलीगेट्स ने इस कॉन्फ्रेंस में एज पार्टिसिपेशन लिया। और इंडिया जो कॉलोनी थी ब्रिटिश की, इंडिया से 74 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया इस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें 58 पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते थे और 16 प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते थे। तो गाइज, ये प्लीज़ ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप मगअप कीजिए, इनको नोट्स में उतारे और रिवाइज कीजिए। इसके बाद जो CSC बॉस थे, सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू, दे रिफ्यूज्ड टू गो इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आल्सो डिड नॉट पार्टिसिपेट इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जो ब्रिटिश थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत अरसे से डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड कर रहे थे, बट ब्रिटिश डिक्लाइंड टू एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे वो उस टाइम जेल में थे, तो कांग्रेस ने ये सोचा कि वाई वुड वी पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्फ्रेंस, जबकि हमारे सारे इम्पॉर्टेंट प्रीमियर लीडर्स इस समय जेल में हैं, इंक्लूडिंग द गांधी। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था
CDM 2.0 को क्रश करने के लिए लॉर्ड विलिंगडन ने उस टाइम क्या किया, जितने भी लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया, इंक्लूडिंग द गांधी। उसको पुणे में यरवदा जेल में भेजा गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो जर्नल नॉलेज में अक्सर मिस होता है, ऑल बिजनेस लीडर्स फ्रॉम इंडिया स्टेड अवे। उन्होंने भी बाइकआउट किया, उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया, एक्सेप्ट एक नाम आपको याद रखना है जिसको हम कहते हैं होमी मोदी। होमी मोदी खाली एक बिजनेस लीडर रहे हैं जिसने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पार्टिसिपेट किया है, उसमें अटेंड किया है, लेकिन बाकी बिजनेस लीडर्स ने इस कॉन्फ्रेंस को पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद जो बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बगैर बाकी जो पार्टीज़ इंडिया में थी, चाहे वो मुस्लिम लीग थी, चाहे वो लिबरल्स की पार्टीज़ थी, चाहे हिंदू महासभा थी या अदर पार्टीज़ थी, वो इस कॉन्फ्रेंस में वो लंदन गए और उन्होंने इस पार्टी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। दे असेंबल्ड टू डिस्कस द साइमन रिपोर्ट इन 1930। उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स एंड आउटकम्स क्या निकले इस कॉन्फ्रेंस के, आपको सबको पता है, ये तो फेल होती हैं क्योंकि INC इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन हम देखेंगे पहला पॉइंट जो इस कॉन्फ्रेंस में रखा गया वो था कि इंडिया एक फेडरल नेचर की कंट्री होगी, फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया में रहेगा, यानी कि यहाँ पर पावर्स डिवाइड होंगे और यहाँ पर दो तरह के प्रोविंसेस होंगे, एक तो ब्रिटिश प्रोविंस, दूसरे प्रिंसली स्टेट्स जिसमें जम्मू कश्मीर भी हुआ करती थी, और ब्रिटिश प्रोविंस होगी। ये दो टाइप ऑफ स्टेट्स प्रोविंसेस इंडिया में होगी और यहाँ का स्ट्रक्चर फेडरल होगा, यहाँ की यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर होगा। उसके बाद रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है जिसमें मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल, दे आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, उस तरह की गवर्नमेंट यहाँ पर होगी। और जो डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स हैं वो गवर्नर जनरल के पास रहेगी। ये पॉइंट्स रखे गए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस जिनको रिप्रेजेंट करते थे BR अम्बेडकर, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये भी इस कॉन्फ्रेंस में पॉइंट रखा गया था। लेकिन जो हिंदू महासभा थी, जो एक पार्टी थी इंडिया में जिसने पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसने इस थर्ड पॉइंट पे एग्री नहीं किया। उसने कहा कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए नहीं होना चाहिए। और रिजल्ट मैंने पहले ही बोला, ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होती हैं क्योंकि जो प्रीमियर इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रूव्ड फ्रूटलेस, इट वाज फेल्ड और इसको एडजर्न किया गया जनवरी 2, 1931। तो गाइज ये दो डेट्स आपको याद रखना है, एक तो नवंबर 12, 1930 और दूसरा जो जिस दिन ये ख़त्म हुई जनवरी 2, 1930। प्लीज़ आप इन दो डेट्स को याद रखिए। उसके बाद जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, कोई नतीजा नहीं निकला, उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ये चाहा कि हम महात्मा गांधी से बात करेंगे ताकि उसको मनवाएंगे कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें। उसके बाद इंडिया में कुछ प्रो ब्रिटिश लीडर्स थे, कुछ जो ब्रिटिश का साथ देते थे, जिसमें तेज बहादुर सैपरू थे, CY चित्तामानी थे, श्रीनिवास शास्त्री थे। ब्रिटिश ने इनसे कांटेक्ट किया और इन लीडर्स से कहा कि आप प्लीज़ हमारे विसरॉय लॉर्ड इरविन से गांधी की बात करवा दीजिए। तो इन्होंने अपील किया गांधी कि आप इस टाइम जेल में हो, आपने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट नहीं किया, आपने बाइकआउट किया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन आप अब बात कीजिए विसरॉय के साथ ताकि अपनी डिमांड्स को आप यू कैन टेबल डाउन योर डिमांड्स बिफोर द लॉर्ड विसरॉय। तो गांधी इनके कहने पे मानता है, ही एक्सेप्टेड देयर प्लीड, वो इनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और एक इम्पॉर्टेंट पैक्ट होता है जिसको हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। एक तरफ महात्मा गांधी थे हु वाज रिप्रेजेंटिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी तरफ लॉर्ड इरविन थे जो विसरॉय थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, यानी रिप्रेजेंटिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट।
तो इनके दरमियान एक पैक्ट होता है जो 5 मार्च 1931 में होता है एट दिल्ली में होता है ऑन 5 मार्च 1931 एट दिल्ली। इस टॉक जो ये बातचीत हुई बिटवीन द गांधी एंड लॉर्ड इरविन, इसको हम कहते हैं लॉर्ड गांधी इरविन पैक्ट। चूंकि ये दिल्ली में हुआ, इसका दूसरा नाम हम कहते हैं दिल्ली पैक्ट, और तीसरा नाम इसका है प्रोविजनल सेटलमेंट, जो अक्सर बुक्स में मिस होता है, तो आप प्लीज़ इस पॉइंट को याद रखिए। एक तो इसका नाम है गांधी इरविन पैक्ट जो सबको पता है, दिल्ली पैक्ट जो मोस्ट ऑफ द पीपल को पता है, और प्रोविजनल सेटलमेंट जो अक्सर लोगों को पता नहीं है। इसके बाद इस पैक्ट में क्या क्या रखा गया, इसमें गांधी ने भी कुछ पॉइंट्स पे एग्री किया और गवर्नमेंट ने भी कुछ पॉइंट्स पे एग्री किया। पहला जो गांधी ने एग्री किया, इट वाज डिसाइडेड दैट सीडीएम वुड बी सस्पेंडेड एंड पार्टिसिपेशन इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी ने 2 पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया। पहले जो मैं सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इस टाइम इंडिया में चल रही है, मैं इसको डिसकंटिन्यू या सस्पेंड करता हूँ। गाइज यहाँ पर आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट के तौर पे कि गांधी ने इस पैक्ट में ये नहीं कहा कि मैं स्टॉप करता हूँ सीडीएम। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीडीएम को यहीं पर गांधी ने ख़त्म किया। नहीं, सीडीएम को एक्चुअली यहाँ पर गांधी कहते हैं कि मैं सस्पेंड करता हूँ, यानी कि मैं सीडीएम को यहाँ पे डिसकंटिन्यू करता हूँ, और अगर मेरी डिमांड उसको माना गया तो मैं आगे जाके स्टॉप करूँगा, अगर नहीं तो मैं फिर इसको रिज्यूम करूँगा। और दूसरा पॉइंट जिस पे गांधी ने एग्री किया वो था पार्टिसिपेशन इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो लंदन में दूसरी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें मैं पार्टिसिपेट करूँगा। और गवर्नमेंट ने भी कुछ पॉइंट्स पे एग्री किया। फर्स्ट, ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज्ड एक्सेप्ट हु आर गिल्टी ऑफ वायलेंस। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स लीडर्स इस टाइम जेल में हैं, हम उनको रिलीज करेंगे एक्सेप्ट वो हु आर गिल्टी ऑफ वायलेंस। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट मैंने लिखा है जो क्लास IV के पेपर में भी पूछा गया था। ऑन 23 मार्च 1931 3 important लीडर्स भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग्ड, उनको फांसी दी गई। तो क्लास IV के क्वेश्चन में, क्लास IV के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था भगत सिंह कब, व्हेन वाज भगत सिंह हैंग्ड, तो उसका आंसर था 1931। तो अगर आप एग्जैक्ट डेट भी याद रखोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन विच ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड अपॉन लिमिटेड राइट्स टू मेक एंड कलेक्ट साल्ट वाज गिवन इन द कोस्टल एरिया ओनली। क्योंकि गांधी ने बहुत जगह पे साल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए साल्ट सत्याग्रह लॉन्च की थी, तो यहाँ पर इनको अब थोड़े राइट्स दिए गए कि आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साल्ट वुड बी नो लॉन्गर मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट, आप खुद बना सकते हो कोस्टल एरियाज़ में। और जितने भी कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी अभी तक गवर्नमेंट ने इन सत्याग्रह की प्रॉपर्टी जब्त की हैं, कॉन्फिस्केट की हैं, हम उनको वापस देंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स ऑन विच ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड अपॉन, और जो गांधी के 2 पॉइंट्स थे इसने भी अपने 2 पॉइंट्स को मान लिया। उसके बाद ये पैक्ट को, चूंकि अब ये तो गांधी ने किया था, अब इसको अप्रूव करना है, अब इसको एंडोर्स करना है बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसका नाम है कराची सेशन, जो 26 से लेके 31 मार्च तक होता है। 1931 में होता है ये सेशन कराची में, और इसके प्रेसिडेंट होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, वल्लभ भाई पटेल को कब टाइटल दिया गया सरदार, किस मूवमेंट में, ये आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है। तो इस कराची सेशन के प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं, मैंने लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो 26 से लेके 31 मार्च 1931 तक होता है। और इसमें इस गांधी इरविन पैक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, या कहिए आप एंडोर्स किया जाता है, यानी कि इसको अप्रूव किया जाता है कि हाँ ये पैक्ट एग्रीमेंट ठीक है। उसके अलावा इसमें 2 पॉइंट्स और आपको याद रखने हैं। जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है, उनके उस सेक्रीफाइस को एडमायर किया जाता है इस सेशन में। इसके अलावा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को अडॉप्ट किया जाता है, और फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल को डिस्कस किया जाता है इस सेशन में।
इसके बाद सेकंड राउंड टेबल, दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं जो लंदन में अगेन होती हैं ऑन 2 सितंबर 1931 ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ लॉर्ड विलिंगडन। गाइज यहाँ पर फिर हम एग्जाम में फंस जाते हैं। देखिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई वहाँ पर वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड इरविन। लेकिन जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं यहाँ पर वाइसरॉय चेंज होते हैं और वाइसरॉय नए आते हैं, लॉर्ड विलिंगडन। ये आपको याद रखना है। इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि ये गांधी इरविन पैक्ट में ही रखा गया था। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो मैंने नोट भी लिखा है कि आईएनसी ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में खाली एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, दैट वाज सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये कॉन्फ्रेंस भी फेल होती हैं क्योंकि जो गांधी ने डिमांड्स रखी हैं इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेन डिक्लाइंड टू एक्सेप्ट दोज डिमांड्स, जिसकी वजह से ये अगेन फेल होती हैं और इस कॉन्फ्रेंस को भी 1 दिसंबर 1931 में क्लोज किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। इसके बाद गांधी वापस आ जाते हैं 28 दिसंबर 1931 लंदन से। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से मायूस वापस आ जाते हैं क्योंकि उसकी डिमांड्स नहीं मानी गई और वो CDM 2.0 को रिज्यूम करते हैं। दूसरी बार CDM सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 2.0 लॉन्च करते हैं इंडिया में ऑन 29 दिसंबर 1931। ये डेट आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद जो मैंने बोला है वाइसरॉय चेंज हुआ था, लॉर्ड विलिंगडन आया था इंडिया में वाइसरॉय। तो इसने डिसाइड किया कि जो नेशनल मूवमेंट इंडिया में अब चल रही है हम इसको कंसोलिडेट होने नहीं देंगे, हम इसको वी विल नॉट लेट नेशनल मूवमेंट टू इंक्रीज इट्स टेम्पो नाउ। हम इसको क्रैश करेंगे, हम लीडर्स को अरेस्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसने बोला लॉर्ड विलिंगडन ने कि गुडविल ऑफ गांधी नॉट रिक्वायर्ड। जो आप गांधी को बार बार टॉक्स के लिए बुला रहे हो, एग्रीमेंट के लिए बुला रहे हो, हमें इसकी गुडविल अब ज़रूरत नहीं है, चाहे ये नाराज़ रहे या राज़ी रहे, हमें इससे कुछ नहीं है। इसके लिए इसने गांधी को अरेस्ट किया 4 जनवरी 1932 में और कांग्रेस को पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया, लीडर्स को अरेस्ट किया, प्रेस को बैन किया। तो दिस वाज द सिवियर रिपर्शन विच लॉर्ड विलिंगडन लॉन्चड, विच लॉर्ड विलिंगडन स्टार्टेड इन इंडिया इन ऑर्डर टू नॉट अलाउ द नेशनल मूवमेंट टू कंसोलिडेट। उसके बाद रिजल्ट इस रिपर्शन का रिजल्ट ये निकलता है कि गांधी अप्रैल 4 1932 में गांधी ने डिसाइड किया कि मैं अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म करता हूँ, मैं इसको विड्रॉ करता हूँ। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको याद रखना है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है कम्युनल अवार्ड या मैकडोनाल्ड अवार्ड। गाइस पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये किसी तरह का अवार्ड नहीं है। जिस तरीके से इंडिया में भारत रत्न एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये अवार्ड नहीं है, ये एक अनाउंसमेंट था। ये एक अनाउंसमेंट था जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को कंसेशन दी गई, लेकिन इसका नाम अवार्ड है, आप इसको अवार्ड से कंफ्यूज नहीं करेगा। तो कम्युनल अवार्ड एक्चुअली ब्रिटिश PM जो उस टाइम के थे रैमसे मैकडोनाल्ड, इसीलिए इसका दूसरा नाम मैकडोनाल्ड अवार्ड है। उसने एक अनाउंसमेंट की ऑन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑन 16 अगस्त 1932। ये डेट आपको याद रखना है। इसने एक अनाउंसमेंट की कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। डिप्रेस्ड क्लासेस जो इंडिया में हैं, हरिजन्स हैं या जितने भी लोअर क्लासेस के पीपल हैं, हम उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे। किस अनाउंसमेंट में ये कहा गया? ये कहा गया कम्युनल अवार्ड में, जो 16 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड ने कहा। तो जो BR अम्बेडकर थे, जो डिप्रेस्ड क्लास के लीडर रहे हैं, जो डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट करते थे, वो इस अनाउंसमेंट से खुश हो जाते थे। लेकिन एक्चुअल एम जो इस अनाउंसमेंट का था, इट वाज डिवाइड इंडिया ऑन कम्युनल बेसिस। देखिए पहले जब 1909 में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स के लिए लाया गया, तो इंडिया को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। लेकिन अब
जब कॉमनल अवार्ड को लाया गया 1932 में, इसमें इट वाज अटैक टू बाइफरकेट द हिंदूज ऑफ इंडिया। जो अब हिंदूज रहे हैं, जो मेजॉरिटी में हैं, इनको भी डिवाइड किया गया, इनको भी डिवाइड करने की कोशिश की गई इस कॉमनल अवार्ड या मैकडोनाल्ड अवार्ड के थ्रू। तो इट वाज एम्ड टू डिवाइड इंडिया ऑन कम्युनल बेसिस, जिसको गांधी ने कहा कि ये एक अटैक है ऑन इंडियन यूनिटी। इंडिया की जो यकजाहत हैं, जो इंडिया की एकता है, इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है इस अवार्ड के थ्रू, जिसकी वजह से गांधी वेंट ऑन इंडेफिनिट फास्ट ऑन 20 सितंबर 1932 एट यरवदा जेल पुणे। यरवदा जेल पुणे में गांधी थे उस टाइम गांधी ने एक इंडेफिनिट फास्ट किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कब किया, तो आपको याद रखना है 20 सितंबर 1932। यानी कि गांधी ने कहा जब तक आप इसको अमेंड ना करो, जब तक आप इस अवार्ड को विड्रॉ ना करो, तब तक मैं फास्ट में रहूँगा, मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक अगर मैं मर भी जाऊँ। इंडेफिनिट फास्ट। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पैक्ट और होता है जिसको हम पूना पैक्ट कहते हैं 1932 में। ये गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, एक पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932। और इस पैक्ट में क्या क्या पॉइंट रखा गया। पहले गांधी कहते हैं कि जो आपने कॉमनल अवार्ड में ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, इसको आप अबेंडन कीजिए, इसको आप ख़त्म कीजिए। डिप्रेस्ड क्लास के लिए हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इनको स्ट्रेंथन कीजिए इन ऑर्डर टू स्ट्रीम लाइन द डिप्रेस्ड क्लासेस इन इंडिया, इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट और ब्रिंग फर्दरनेस इन द डिप्रेस्ड क्लासेस। आप सीट्स को रिजर्व कीजिए। सीट्स रिजर्व फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में आप 71 से लेके 148 तक इनके लिए सीट्स रिजर्व कीजिए। और सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% ऑफ टोटल सीट्स को आप रिजर्व कीजिए डिप्रेस्ड क्लास के लिए। गाइस, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बोला था सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो हैं वो एक अलग कंसेप्ट हैं और सीट रिजर्वेशन एक अलग कंसेप्ट हैं। और इस पूना पैक्ट जिसमें हमने ये कहा कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स को अबेंडन कीजिए और सीट्स को रिजर्व कीजिए, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए एज ए अमेंडमेंट टू कम्युनल अवार्ड। जो आपने कम्युनल अवार्ड रखा है उसको अमेंड कीजिए और ये वाले पॉइंटर्स उसमें आप रखिए। ये था पूना पैक्ट जो 24 सितंबर 1932 में हुआ। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूना पैक्ट किस किस के दरमियान हुआ, तो गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के दरमियान। उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं जो लंदन में अगेन होती हैं 10 नवंबर 17 से लेके 24 दिसंबर 1932 तक होती हैं, जिसमें 46 डेलीगेट्स ने शिरकत की। लेकिन अगेन कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और ये कॉन्फ्रेंस फिर फेल हो जाती हैं। ये अगेन इट प्रूव्ड फ्रूटलेस, क्योंकि जो प्रीमियर इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है जो बी.आर. अम्बेडकर हैं, कौन ऐसे पर्सनालिटी हैं जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, तो उसका आंसर है बी.आर. अम्बेडकर, जो आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है। और जो ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंडिया में लंदन में हुई, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनका नतीजा एक इम्पॉर्टेंट एक्ट निकलता है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो एक्चुअली इट्स एक्चुअली अ पार्ट ऑफ पॉलिटी, इसलिए मैंने ये एक्ट्स आपको नहीं पढ़ाया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आगे भी आएगा एक और एक्ट। मैंने ये इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि इट्स एक्चुअली दीज आर एक्चुअली पार्ट ऑफ पॉलिटी। अगर कभी मौका मिले, इफ़ आई वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच यू द इंडियन पॉलिटी, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो आई वुड डेफिनेटली ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी टू टीच यू द इंडियन पॉलिटी। तो ये था आज का लेक्चर गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर लेक्चर कब आएगा। आई वॉज बिज़ी इन माई ओन परस्यूट्स। हमारा वेरिफिकेशन फॉर्म भरना था, उसके सिलसिले में मैं थोड़ा बिज़ी था। तो गाइस
मैंने अब टाइम निकाला है आपके लिए। तो ओके, इफ़ यू फाइंड माय वीडियोस हेल्पिंग यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाकी अगर आपको और कोई क्वारी हो तो यू कैन पोस्ट दैट थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू टेलीग्राम। ओके, बाय, अल्लाह।